फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन के एक अध्याय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन। इसकी अब तक 8 कड़ियाँ हो चुकी हैं। ये इसकी 9th वीडियो लेक्चर की कड़ी है। इसमें हम किसी नए पैटर्न की बात करेंगे। मैं डॉक्टर L.N. वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज, भाटागांव, रायपुर, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक का भी वीडियो हुआ है। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ पे बात की थी। वीडियो पार्ट 2 में हमने जर्नल एंट्री के संबंध में बात की थी और वीडियो पार्ट 3 से लेके पार्ट 8 तक हमने अलग अलग फ्लेवर के संख्यात्मक प्रश्नों को हल किया था। पार्ट 1 में जब बेसिक चीज़ों की बात हुई थी तब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, भुगतान का जो क्रम था उस पर हमने बात की थी कि विघटन पर सबसे पहले बाहरी दायित्वों का भुगतान होता है, उसके बाद राशि रहती है फर्म में तो पार्टनर्स के लोन का प्रपोर्शनेट भुगतान होता है और पूर्ण राशि है तो पूर्ण भुगतान होता है। और उसके बाद भी अगर फर्म में राशि है तो पार्टनर्स कैपिटल का भुगतान होता है। अगर राशि कम है तो प्रपोर्शनेट आनुपातिक, और राशि अगर है तो पूरा पूरा। अभी तक पार्ट 3 से लेके पार्ट 8 तक हमने खातों को बंद किया है, फर्म के खातों को बंद किया है, किसी में जर्नल एंट्रीज भी की हैं। आज हम इसके बिल्कुल नए पैटर्न पे देखेंगे कि ऐसा बहुधा होता नहीं है कि किसी फर्म का विघटन हो और संपत्तियों से वसूली एक ही किस्त में हो जाए। संपत्तियों से एक से अधिक 2, 3, 4 किस्त में भी वसूली हो सकती है और एक किस्त में भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब फर्म का विघटन होता है और फर्म की संपत्तियों से इंस्टॉलमेंट में किस्तों में वसूली होती है तब हम भुगतान करेंगे। क्रम तो वही रहेगा, पहले बाहरी दायित्वों का, फिर साझेदारों के लोन अकाउंट का और अंत में पूंजी का। जब पूंजी का भुगतान होता है तो उसके संबंध में 3 विधियां प्रचलित हैं। एक लाभालाभ अनुपात में पूंजी को समायोजित करके भुगतान होता है, आधिक्य वाली पूंजी का। दूसरा है अधिकतम हानि विधि और तीसरा गार्नर बनाम मरे विधि। तो हम क्रमशः अलग अलग पार्ट में अलग अलग विधियों के संबंध में बात करेंगे। जब किस्त में इंस्टॉलमेंट में वसूली होगी तो इंस्टॉलमेंट में ही उसका पेमेंट भी होगा। तो आज हम खातों से हटकर कैश डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट देखेंगे। खाते तो वैसे ही बनते हैं जैसे हमने अभी तक देखा है, लेकिन आज हम रोकड़ वितरण का विवरण पत्र बनाएंगे। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। ये एक प्रश्न है L, M और N का 31 मार्च 2019 जब उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का निर्णय लिया, उस डेट की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3 एसेट्स हैं। स्टॉक है 20,000 का, मशीनरी 9,000 और डेटर्स है 20,000। इस प्रकार एसेट्स टोटल 49,000 का है। जबकि लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स हैं 2,000, जनरल रिजर्व 5,000, पार्टनर्स लोन अकाउंट है M और N का 3,000 और 2,000, टोटल 5,000। और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है। L का 13,000, M 16,000 एंड N 8,000, टोटल 37,000। यहां पर किस संपत्ति से कितना वसूली हुआ ये नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि किस इंस्टॉलमेंट में कितना वसूल हुआ और कितना व्यय हुआ।
द एसेट्स रियलाइज्ड द फॉलोइंग सम्स इन इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1100 रुपये वसूल हुए, जिसमें 100 रुपये व्यय हो गया है। दूसरे इंस्टॉलमेंट में 3100 रुपये वसूल हुए, जिसमें से फिर 100 रुपये व्यय हुए हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 10,200 रुपये वसूल हुए, 200 रुपये व्यय हुआ है। चौथे और अंतिम इंस्टॉलमेंट में 20,300 रुपये वसूल हुए और 300 रुपये इसमें व्यय हुए हैं। आपको बोला जा रहा है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, आनुपातिक पूंजी विधि से साझेदारों के मध्य में रोकड़ वितरण का आपको स्टेटमेंट बनाना है, जबकि तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभालाभ अनुपात 2:1 है। तो अब हमको यहाँ पर खाते नहीं बनाना है, हमको यहाँ पर साझेदारों के मध्य में रोकड़ वितरण का विवरण पत्र बनाना है। भुगतान का क्रम वही रहेगा जो हमने वीडियो पार्ट 1 में बात की थी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसके बाद पार्टनर्स लोन और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। विधि का नाम है यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, आनुपातिक पूंजी विधि। चलिए हल करते हैं। ये जो स्टेटमेंट बनेगा इसमें भुगतान जिनको करना है उन्हीं का कॉलम रहेगा और एक विवरण का कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का। तो देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स है, 2 लोन है और 3 कैपिटल है। जनरल रिजर्व 5000 का है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में होता ही है। तो हमने ये कॉलम बना लिया है, स्टेटमेंट शोइंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है यहाँ पर, आनुपातिक पूंजी विधि। एक विवरण का कॉलम है, एक क्रेडिटर्स है, सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में, फिर M और N 2 पार्टनर्स का लोन है और उसके बाद तीनों पार्टनर L, M और N का कैपिटल अकाउंट है। इतना पेमेंट हमको करना है। जनरल रिजर्व हम जानते हैं कि इसको पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो जनरल रिजर्व को हमने बांटा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो L 2000, M 2000 और N 1000। तो इस प्रकार टोटल जो न्यू बैलेंस आया है, जो फर्म को भुगतान करना है, क्रेडिटर्स का एज इट इज 2000 रुपये है, M के लोन का एज इट इज 3000 है, N के लोन का 2000 का 2000 ही है, L का जो कैपिटल है वो 13000 में 2000 रुपये जनरल रिजर्व जुड़कर 15000 हो चुका है, M का जो कैपिटल है वो 16000 में 2000 रुपये जनरल रिजर्व का जुड़कर 18000 हो चुका है, और N का कैपिटल 8000 था, उसमें 1000 जनरल रिजर्व का अमाउंट जुड़ के वो 9000 हो गया है। ये आ गया है फर्म को जो पेमेंट करना है उसका न्यू बैलेंस। तो चलिए पहला इंस्टॉलमेंट है 1100 का, उसमें 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1100, उसमें से एक्सपेंसेस 100 को हमने माइनस किया, तो एक्चुअल कैश इन हैंड हमारे पास 1000 बचा। जैसा हमने वीडियो पार्ट 1 में बात की थी, सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में केवल क्रेडिटर्स है, तो ये जो कि 2000 देना है। हमारे पास 1000 कैश इन हैंड है, तो हम ये पूरा का पूरा क्रेडिटर्स को दे देंगे। तो 2000 का क्रेडिटर्स का बैलेंस बचेगा 1000, और बाकी M लोन, N का लोन और तीनों की पूंजी एज इट इज जो प्रीवियस बैलेंस है वही रहेगी। दूसरे इंस्टॉलमेंट पे देखें, 3100 का इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से 100 रुपये एक्सपेंसेस हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। 3100 का सेकंड इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से 100 रुपये व्यय को हमने माइनस किया, तो हमारे पास एक्चुअल कैश इन हैंड बचा 3000। हमारे पास क्रेडिटर्स 2000 के थे, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने 1000 का पेमेंट किया था। तो इस 3000 कैश इन हैंड में से हम क्रेडिटर्स को 1000 पेमेंट कर रहे हैं, और क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट हो गया, उसका बैलेंस नील हो गया। 3000 हमारे पास कैश इन हैंड था, हमने उसमें से 1000 क्रेडिटर्स को दे दिया, तो हमारे पास बैलेंस कैश इन हैंड है 2000। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट का हम पेमेंट करेंगे। तो देखते हैं, तो 2 पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, M का 3000 का और N का 2000 का, टोटल 5000 रुपये का लोन है, जबकि हमारे पास कैश इन हैंड 2000 है। तो हम इसको लोन अमाउंट के प्रपोर्शन में दोनों पार्टनर को पेमेंट करेंगे। M का 3 और N का 2,
तो 3:2 रेशियो में 2000 को हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि सेटिस्फेक्शन बना रहे। तो जब 2000 रुपये कैश इन हैंड को हमने बांटा तो M जो कि 3 पार्ट का भागी है लोन अमाउंट के हिसाब से, उसको 1200 रुपये हमने दिया और N उसको 800 दिया। तो इस प्रकार इनका जो लोन अमाउंट है वो 3000 से घट के M का हो गया 1800 और N का 800 रुपये पेमेंट किया तो उसका बैलेंस बचा 1200 और बाकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एज इट इज है और हमारे पास कैश इन हैंड अब नहीं बचा है सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद। थर्ड इंस्टॉलमेंट में आ जाएं तो यहाँ पे 10,200 का रियलाइजेशन है और 200 एक्सपेंसेस है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। 10,200 थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमने रिसीव किया, उसमें से व्यय हुए हैं 200 रुपये, तो कैश इन हैंड है 10,000। अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम पार्टनर्स लोन अकाउंट के दोनों को उनका फुल पेमेंट कर सकते हैं। तो M का 1800 और N का 1200 कुल 3,000 रुपये का हमने पेमेंट कर दिया और हमारे पास अब बैलेंस कैश इन हैंड 7,000 है और पेमेंट करने के लिए अब केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बचा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करने के पहले विधि आ जाती है, जो 3 विधियों की हमने बात की थी। यहां पर विधि है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, आनुपातिक पूंजी विधि। तो पार्टनर्स कैपिटल में भुगतान करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि लाभालाभ अनुपात में किस साझेदार की पूंजी अधिक है। उस अधिक पूंजी का पहले भुगतान किया जाएगा और ऐसा भुगतान तब तक रहेगा जब तक तीनों पार्टनर्स की पूंजी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं आ जाती है। एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूंजी आने के बाद फिर जो भी भुगतान होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही किया जाएगा। तो चलिए उसकी पहले गणना करते हैं। तीनों पार्टनर्स का बैलेंस ऑफ कैपिटल है 15,000, 18,000 और 9,000, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जिस पार्टनर की सबसे कम पूंजी रहती है उसको बेस लिया जाता है। यहां पर हम देखते हैं एल पार्टनर के 2 भाग के लाभ हानि के लिए 15,000 की पूंजी है, सबसे कम यही लगती है, तो उसको हमने बेस लिया है कि 2 पार्ट लाभ के लिए 15,000 की पूंजी, तो M की भी 2 पार्ट के लिए 15,000 की पूंजी की जरूरत होगी और नेचुरली N के 1 पार्ट के लिए 15,000 का हाफ 7,500 की जरूरत होगी। अब देखिए इनकी पूंजी L की 15,000 की पूंजी है और 15,000 रिक्वायरमेंट भी है, तो इसका सरप्लस नहीं है। M का 18,000 पूंजी बैलेंस है, जबकि 15,000 लाभालाभ अनुपात में जरूरत है, तो उसका 3,000 का पूंजी का सरप्लस है। N का देखिए 9,000 पूंजी है और रिक्वायरमेंट जो है लाभालाभ अनुपात में 7,500 का है, तो N की पूंजी भी सरप्लस है 1,500। अब हम देखते हैं M और N की जो पूंजी सरप्लस है 3,000 और 1,500, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है कि नहीं। तो देखते हैं M के 2 पार्ट के लिए 3,000 और N के 1 पार्ट के लिए 1,500, मतलब इनका जो सरप्लस है 3,000 और 1,500, यह भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर राशि उपलब्ध है तो हम M को और N को उनके सरप्लस पूंजी का भुगतान करेंगे और जैसे ही M के 3,000 का और N को सरप्लस पूंजी 1,500 का पेमेंट हो जाएगा तो फिर तीनों पार्टनर्स की पूंजी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी। हमारे पास कैश इन हैंड था 7,000, जिसमें से हमने M के सरप्लस पूंजी 3,000 का पेमेंट किया और N के सरप्लस पूंजी 1,500 का पेमेंट किया। इस प्रकार दोनों पार्टनर्स को मिला के पेमेंट 4,500 का हो गया और हमारे पास बैलेंस बचा 2,500। अब देखिए L की पूंजी 2 पार्ट लाभ के लिए 15,000 की है, M की पूंजी 18,000 की थी, 2 पार्ट के लिए 3,000 का पेमेंट हो गया, अब उसकी पूंजी भी 2 पार्ट के लिए 15,000 की बची और N की पूंजी 9,000 की थी, उसमें से 1,500 हमने पेमेंट कर दिया, तो जो बैलेंस पूंजी है 7,500 वो 1 पार्ट लाभ के लिए है। तो तीनों की पूंजी अब लाभालाभ अनुपात में आ गई है, तो अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनके लाभालाभ अनुपात में किया जाएगा। तो हमारे पास कैश इन हैंड 2,500 है, वो तीनों पार्टनर्स को हमने लाभालाभ अनुपात में बांट दिया 1,000, 1,000 और 500। तो अब इनकी पूंजी बच गई है
इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एल की 14,000, एम की 14,000 और एन की 7,000, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बैलेंस दिख रहा है। आखिरी इंस्टॉलमेंट देखें 20,300 का है और उसमें 300 एक्सपेंसेस हो रहा है। तो 300 एक्सपेंसेस घटाने के बाद कैश इन हैंड हमारे पास 20,000 बचता है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने तीनों को बांट दिया। तो एल के हिस्से में 2:1 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एल के हिस्से में 8,000, एम के शेयर में 8,000 और एन के शेयर में 4,000 आया। और इनका जो फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो एल का 6,000, एम का 6,000 और एन का 3,000, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में बचा हुआ है। इतना बैलेंस ऑफ कैपिटल है, चूंकि इसके बाद कोई वसूली नहीं है, इसलिए यही लॉस ऑन रियलाइजेशन वसूली से हानि है। इसको भी देख लें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1100 एक समराइज कर लें, 1100 मिला था, उसमें से 100 एक्सपेंडिचर हुआ, 1000 बचा, उसको हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। दूसरे इंस्टॉलमेंट में 3,100 आया, उसमें से 100 रुपये व्यय हुए, 1000 रुपये क्रेडिटर्स को दिए गए और 2,000 रुपये दोनों एम और एन पार्टनर्स को उनके लोन अमाउंट 3:2 के अनुपात में बांटे गए। तीसरा इंस्टॉलमेंट 10,200 का था, जिसमें से 200 रुपये व्यय हुए और एम और एन दोनों पार्टनर्स के लोन अकाउंट का बाकी बैलेंस जो 1,800-1,200 था पूरा पेमेंट किया गया। उसके बाद जो 7,000 रुपये बचे थर्ड इंस्टॉलमेंट में, उसमें एम और एन को सरप्लस पूंजी लाभालाभ अनुपात में जो उनका पूंजी का आधिक्य था 3,000 और 1,500, उसका भुगतान किया गया। और उसके बाद जो शेष 2,500 था वो तीनों पार्टनर्स को उनके लाभालाभ अनुपात में बांटा गया। लास्ट इंस्टॉलमेंट 20,300 का था, उसमें से 300 हमने व्यय को घटाया तो 20,000 बचा, जो कि तीनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। इनका फाइनल बैलेंस ऑफ कैपिटल या लॉस ऑन रियलाइजेशन जो है वो 6,000, 6,000 और 3,000 है, जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 अनुपात में आ गया है। ये जो देखें तो टोटल एसेट्स थी 49,000 की, और जो इंस्टॉलमेंट में वसूली हुई है वो हम देखें तो पहला 1100 का वसूली, इसमें 100, तो नेट अमाउंट 1,000 आया। इसी प्रकार सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नेट अमाउंट देखें और उसका टोटल करें तो टोटल रियलाइजेशन अमाउंट है 34,000। 49,000 की संपत्ति थी, 34,000 रुपये शुद्ध वसूली हुई, 15,000 रुपये का लॉस हुआ, और यही 15,000 का लॉस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में तीनों पार्टनर के बीच में बचा है, जो कि 6,000 अनुपात 3,000 आया। इस प्रकार साझेदारों को उनके आनुपातिक पूंजी विधि आधार पर रोकड़ का भुगतान किया गया, और ऐसे में सभी साझेदार संतुष्ट होंगे कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। जिनकी पूंजी ज़्यादा थी उनको हमने पहले भुगतान कर दिया, और अंत में जो हानि का हिस्सा आया है वो तीनों के लाभालाभ अनुपात में आया है, जो कि संतुष्टि का कारण बनता है। और इस प्रकार आपका प्रश्न ये हल हो जाता है। मुझे आशा है कि ये पार्ट भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगले भाग में इसी रोकड़ वितरण की अगली विधि को देखेंगे। धन्यवाद।